पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे यूरोप की अलग अलग कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत आईं, पर धीरे धीरे उनके असली इरादे सामने आने लगे। तो चलिए कहानी को अब वहीं से आगे बढ़ाते हैं, जहां भारत के मैदानों में दो सबसे बड़ी यूरोपीय ताकतें यानी ब्रिटेन और फ्रांस अपना दबदबा कायम करने के लिए आमने सामने आ खड़ी हुई थीं। ये जो लड़ाई थी ये कर्नाटक के इलाके में लड़ी गई और इसीलिए इतिहास में इसे कर्नाटक युद्ध या कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। 1746 से लेकर 1763 के बीच लगभग 17 सालों तक चले इन तीन बड़े युद्धों ने ही ये तय कर दिया कि आने वाले समय में हिंदुस्तान पर कौन हुकूमत करेगा। तो आइए इस बेहद अहम लड़ाई की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी लड़ाई की जड़ें आखिर थी कहां? इसे समझने के लिए हमें एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर देखना होगा, यूरोप में और भारत में। देखिए, उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया के सिंहासन को लेकर एक जंग छिड़ी हुई थी जिसे वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन कहते हैं, और इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। अब जाहिर सी बात है, जब वो यूरोप में लड़ रहे थे तो उनकी दुश्मनी की आग भारत तक तो पहुंचनी ही थी। मतलब माहौल तो पहले से ही गर्म था। भारत में बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी तब लगी जब बर्नेट नाम के एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी ने कुछ फ्रांसीसी समुद्री जहाजों पर कब्जा कर लिया। बस फ्रांसीसियों के लिए यह खुली चुनौती थी और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों के सबसे मजबूत किले मद्रास पर हमला करने का मन बना लिया। तो समझिए, आग तो लगी थी यूरोप में, पर उसकी लपटें सीधा भारत तक पहुंच रही थी। तो फिर लड़ाई की शुरुआत हुई कैसे? सबसे पहले फ्रांसीसियों ने पलटवार किया। उनका जो गवर्नर था डुप्ले, वो बहुत ही ज्यादा चतुर और दूर की सोचने वाला इंसान था। उसने फौरन मॉरिशस से, जहां एक और फ्रांसीसी गवर्नर था, नौसेना की मदद मंगवाई और एक जोरदार हमला करके अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और उनकी इज्जत पर भी सवाल था। अच्छा, अब बारी थी अंग्रेजों की। उन्होंने भी बदला लेने के लिए फ्रांसीसियों के गढ़ पौंडीचेरी पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी तो अंग्रेजों ने एक नया पैंतरा चला। वो पहुंचे उस इलाके के भारतीय शासक यानी कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास मदद मांगने। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। नवाब ने फ्रांसीसियों को हुक्म दिया कि वो मद्रास खाली कर दें, लेकिन डुप्ले तो डुप्ले था। उसने नवाब को ही एक लालच दे दिया। उसने वादा किया कि वो मद्रास जीतकर नवाब को ही सौंप देगा। नवाब ये सुनकर बहुत खुश हो गया, पर डुप्ले ने अपना वादा तोड़ दिया और मद्रास अपने ही कब्जे में रख लिया। ये था डुप्ले का असली धोखा। अब डुप्ले के इस धोखे से नवाब अनवरुद्दीन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी एक विशाल सेना फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए भेज दी। 1746 में अडयार नदी के किनारे जो लड़ाई हुई, उसने हिंदुस्तान का इतिहास बदलने की नींव रख दी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ नवाब की हजारों सैनिकों की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के मुट्ठी भर, सिर्फ कुछ 100 सैनिक। कोई भी देखकर यही कहता कि फ्रांसीसियों की हार तो पक्की है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। फ्रांसीसियों की छोटी सी पर अनुशासन में बंधी हुई सेना ने अपनी आधुनिक बंदूकों और तोपों के दम पर नवाब की विशाल सेना को धूल चटा दी। ये एक ऐसा पल था जो इतिहास में दर्ज हो गया, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे याद रखना जरूरी है। इस लड़ाई ने पहली बार यह साबित कर दिया कि एक छोटी, ट्रेंड और आधुनिक हथियारों से लैस यूरोपीय सेना एक बहुत बड़ी भारतीय सेना पर भी भारी पड़ सकती है। इस एक लड़ाई ने भारतीय राजाओं की फौजी ताकत का पूरा खोखलापन दुनिया के सामने लाकर रख दिया और यूरोपियों का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अडयार की लड़ाई के बाद भी छोटी मोटी झड़पें चलती रहीं, पर मजे की बात यह है कि इस पहले कर्नाटक युद्ध का फैसला भारत में नहीं हुआ। इसका फैसला हुआ हजारों मील दूर यूरोप में। जब यूरोप में ऑस्ट्रिया की जंग खत्म हो गई तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारत में भी शांति समझौता करना पड़ा। 1748 में एक्स-ला चैपल नाम की एक संधि हुई, और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाली बात हुई। अंग्रेजों को उनका मद्रास वापस मिल गया और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में उनका कब्जा किया हुआ लुइसबर्ग का इलाका वापस मिल गया। तो कह सकते हैं कि पहला राउंड एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुआ। न कोई जीता न कोई हारा। पहला दौर तो ड्रॉ हो गया, किसी की हार जीत नहीं हुई। लेकिन इस लड़ाई से खासकर फ्रांसीसियों ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। डुप्ले जैसे शातिर लोगों को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि भारतीय राजाओं की सेनाएं अंदर से कितनी कमजोर हैं और उनकी आपसी दुश्मनी और लड़ाइयों का कितना फायदा उठाया जा सकता है।
तो अब सवाल ये खड़ा हो गया था कि भाई, अगर आप अपने असली दुश्मन से आमने सामने नहीं लड़ सकते तो जंग जीतने का और क्या तरीका हो सकता है। और इसका जवाब था प्रॉक्सी वॉर। मतलब आप खुद सीधे मत लड़ो, भारतीय राजाओं को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो, किसी एक का साथ दो, उसे जितवाओ और बदले में इनाम के तौर पर उससे पैसा, जमीन और व्यापार में छूट हासिल कर लो। ये एक बेहद चालाकी भरी रणनीति थी और यही रणनीति दूसरे कर्नाटक युद्ध की वजह बनी। और ये नया जंग का मैदान बना भारतीय राजघरानों के अंदरूनी झगड़े। दक्षिण भारत में उस वक्त दो बड़ी रियासतों में गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई। पहली हैदराबाद में, जहां निजाम उल मुल्क की मौत के बाद उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच तख्त को लेकर तकरार शुरू हो गई। और दूसरी कर्नाटक में, जहां मौजूदा नवाब अनवरुद्दीन को चंदा साहिब नाम के एक दावेदार से चुनौती मिल रही थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए तो ये मानो मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। उन्हें अपनी शतरंज की बिसात बिछाने के लिए दो तैयार मैदान मिल गए थे, जहां वो भारतीय राजाओं को मोहरा बनाकर अपना खेल खेल सकते थे। तो इस गेम ऑफ थ्रोन्स में किसने किसकी टीम चुनी? चलिए इसे आसान बनाते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक टीम बनाई। उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और कर्नाटक में चंदा साहिब का हाथ थामा। तो ये बन गई टीम फ्रांस। अब जाहिर है अंग्रेजों ने उनके दुश्मनों की टीम चुनी। उन्होंने हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट किया और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। ये बन गई टीम ब्रिटेन। अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ थी। लड़ाई तो हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी की थी, लेकिन असल में ये लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे और भारतीय शासक बस उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। लड़ाई की शुरुआत में तो फ्रांसीसी रणनीति और डुप्ले का दांव एकदम सही बैठा। 1749 में फ्रांसीसियों और उनके भारतीय साथियों की मिलीजुली फौज ने अंबर की लड़ाई में अंग्रेजों के समर्थक नवाब अनवरुद्दीन को मार डाला। इसके साथ ही उनका आदमी चंदा साहिब कर्नाटक का नया नवाब बन गया। ये एक बड़ी जीत थी। इसके बाद हैदराबाद में भी उन्होंने एक साजिश के तहत अंग्रेजों के समर्थक नासिर जंग की हत्या करवा दी और अपने आदमी मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नया निजाम बना दिया। इन जीतों के बदले में फ्रांसीसियों को तोहफे में बहुत सारी दौलत और कई जरूरी इलाके मिले। एक के बाद एक जीत। ऐसा लगने लगा था मानो डुप्ले ने यह बाजी पूरी तरह से जीत ली है और भारत में फ्रांसीसी राज का सूरज उगने ही वाला है। इस समय अंग्रेज लगभग हार मान चुके थे। उनका बस एक ही साथी बचा था, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, जो त्रिचनापल्ली के एक किले में दुश्मनों से घिरा हुआ था। जब हार सामने दिख रही थी, ऐसे निराशा के माहौल में एक नौजवान ब्रिटिश अफसर सामने आया। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क हुआ करता था और उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने एक ऐसी योजना पेश की जो सुनने में बहुत ही जोखिम भरी और पागलपन जैसी लग रही थी। उसने कहा कि त्रिचनापल्ली में दुश्मन की विशाल सेना से सीधे लड़ने की बजाय हमें कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला कर देना चाहिए, जहां इस वक्त कोई सुरक्षा ही नहीं है। क्लाइव का तर्क यह था कि जैसे ही हम राजधानी पर कब्जा करेंगे, दुश्मन को अपनी इज्जत बचाने के लिए त्रिचनापल्ली का घेरा छोड़कर आरकोट वापस आना ही पड़ेगा। ये एक जबरदस्त सैन्य रणनीति थी, एक सच्चा मास्टर स्ट्रोक। और रॉबर्ट क्लाइव की ये योजना उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रही। क्लाइव ने बस कुछ 100 सैनिकों की मदद से आरकोट शहर पर आसानी से कब्जा कर लिया और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था। अपनी राजधानी को बचाने के लिए चंदा साहिब और फ्रांसीसियों को अपनी सेना त्रिचनापल्ली से हटानी पड़ी। इसके बाद क्लाइव ने 53 दिनों तक आरकोट के किले की बहादुरी से रक्षा की और इस पूरी उथल पुथल के बीच फ्रांसीसियों का समर्थक चंदा साहिब मारा गया। बस इसके साथ ही अंग्रेजों ने अपने आदमी मोहम्मद अली को कर्नाटक का नया नवाब घोषित कर दिया। आरकोट के इस एक दांव ने समझ लीजिए कि पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। जो अंग्रेज कुछ समय पहले हार की कगार पर थे, वो अब जीत की राह पर चल पड़े थे। आरकोट की जीत ने अंग्रेजों का पलड़ा भारी कर दिया था, लेकिन उधर हजारों मील दूर फ्रांस में बैठी सरकार अपने गवर्नर डुप्ले की नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं थी। डुप्ले की ये जो राजा बनाने और हटाने की योजनाएं थी, ये बहुत महंगी साबित हो रही थी। कंपनी को व्यापार में फायदे की जगह भारी नुकसान हो रहा था। फ्रांसीसी सरकार को लगा कि डुप्ले व्यापार छोड़कर भारत की राजनीति में फालतू का पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा है। इसीलिए 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने एक ऐसी गलती की जिसे इतिहास में ऐतिहासिक भूल कहा जाता है। उन्होंने डुप्ले को गवर्नर के पद से हटाकर वापस फ्रांस बुला लिया। ये भूल इसलिए थी क्योंकि डुप्ले शायद अकेला ऐसा फ्रांसीसी था जो भारतीय राजनीति की नब्ज को समझता था और रॉबर्ट क्लाइव जैसे शातिर दिमाग को टक्कर दे सकता था। उसकी जगह जो नया गवर्नर आया, उसने आधे ही अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर ली,
जिसमें दोनों ने वादा किया कि वो भारतीय राजाओं के मामलों में दखल नहीं देंगे। इस एक फैसले ने फ्रांसीसियों की बनाई हुई सारी बढ़त पर पानी फेर दिया। ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकनी थी। 1756 में यूरोप में एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 इयर्स वॉर शुरू हो गया, और जैसा पहले हुआ था इसकी आग भारत तक पहुंचनी ही थी। लेकिन इस बार तीसरे और आखिरी दौर में अंग्रेजों के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो फ्रांसीसियों के पास नहीं था। वो तुरुप का इक्का था पैसा। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीतकर पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। इसका मतलब था अंग्रेजों के पास अब बेहिसाब दौलत और संसाधन थे। बंगाल की दौलत ने अंग्रेजों की तिजोरियां भर दी थी, और अब वो इस जंग के लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार थे। फ्रांसीसियों ने 1758 में काउंट डी लाली नाम के कमांडर को एक बड़ी सेना के साथ भेजा तो जरूर, लेकिन अब यह मुकाबला बराबरी का नहीं रहा था। आखिरी और फैसले की लड़ाई के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था, और वो फैसले की घड़ी आई 1760 में वांडीवाश के मैदान में। वांडीवाश की लड़ाई भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ताकत के बीच का फाइनल मैच था। ये अंतिम टकराव था। इस बार बीच में कोई भारतीय राजा या नवाब नहीं था। ये दो यूरोपीय ताकतों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कमांडर काउंट दिलाली, और इस टक्कर का नतीजा बिल्कुल एक तरफा रहा। सर आयरकूट के बेहतरीन नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसी करारी हार थी जिसने भारत में फ्रांसीसी सेना की कमर हमेशा के लिए तोड़कर रख दी। वांडीवॉश की हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों के पतन की कहानी लिखी जा चुकी थी। पांडिचेरी, माहे, जिंजी, एक एक करके उनके सारे गढ़ उनके हाथ से निकलते चले गए, और फिर 1763 में हुई पेरिस की संधि ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को उनके कुछ व्यापारिक केंद्र जैसे पांडिचेरी वापस तो मिल गए, लेकिन उन पर इतनी सख्त शर्तें लगा दी गईं कि वो दोबारा कभी सर न उठा सकें। अब वो ना तो अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और ना ही वहां सेना रख सकते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की इजाजत थी, भारत की राजनीति में दखल देने की नहीं। मतलब साफ था, भारत में फ्रांसीसी खेल खत्म हो चुका था। अब यहां सिर्फ एक ही यूरोपीय ताकत का राज होगा, और वो थे ब्रिटिश। तो चलिए एक बार जल्दी से इन तीनों युद्धों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। पहला कर्नाटक युद्ध, ये यूरोप की लड़ाई की वजह से भारत में हुआ, और इसका नतीजा ड्रॉ रहा। दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये भारतीय राजाओं की गद्दी की लड़ाई में एक प्रॉक्सी वॉर था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के मास्टर स्ट्रोक ने अंग्रेजों को बढ़त दिला दी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये आखिरी और फैसला करने वाली लड़ाई थी, जिसमें वांडीवॉश की जीत ने फ्रांसीसियों की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। तो इन सभी लड़ाइयों का अंतिम नतीजा क्या निकला? भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का जो सपना डुप्ले जैसे लोगों में देखा था, वो हमेशा के लिए टूट गया। अब यह तय हो चुका था कि भारत पर सिर्फ अंग्रेजों का ही एकाधिकार होगा। फ्रांसीसी अब राजनीतिक दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुके थे। हाँ, वो पौंडीचेरी, कराईकल, माहे जैसे कुछ छोटे छोटे इलाकों में व्यापारी बनकर बने रहे। और एक मजेदार बात यह है कि ये छोटे छोटे इलाके 1947 में भारत की आजादी के बाद भी फ्रांस के ही कब्जे में थे। इनका भारत में पूरी तरह से विलय 1954 में जाकर हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के इन युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रांसीसियों के बड़े बड़े महत्वाकांक्षाओं पर जब ताला लग गया, तो अब सवाल ये नहीं बचा था कि क्या कोई यूरोपीय ताकत भारत पर हावी होगी। नहीं, अब सवाल सिर्फ ये था कि अंग्रेज अपनी इस जीत को पूरे भारत की विजय में कैसे और कब बदलेंगे। इन युद्धों ने अंग्रेजों के लिए पूरे हिंदुस्तान को जीतने का दरवाजा खोल दिया था। ये फ्रांसीसियों के सपने के एक अध्याय का अंत था, और भारत में ब्रिटिश राज के एक नए, बहुत लंबे और विशाल अध्याय की शुरुआत थी।